हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज़्म। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो था उसके अंदर एक और टॉपिक है जो कि कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म। सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करके आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। भाई एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, याद रखिएगा। काउंटर करंट मैकेनिज़्म इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। नंबर 1 ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। इंटेंड टू अलो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इंटेंड टू अलो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ molecules between two different between fluids of, समझिएगा, between fluids of two different concentrations moving in opposite directions, ठीक है। अभी समझिएगा इस चीज़ को। तो क्या बताने लगा हूँ मैं, यही कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, इंटेंड टू अलो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस से क्या होता है, मैक्सिमम एक्सचेंज होता है। किसका मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो फ्लूइड्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो होता है इस प्रोसेस के अंदर, काउंटर करंट मैकेनिज्म में। जबकि दो फ्लूइड्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। जैसे कि एक जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है सपोज, ठीक है, एक नीचे की तरफ मूव कर रहा है और जो दूसरा फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। जब एक फ्लूइड ऊपर मूव कर रहा है, एक नीचे मूव कर रहा है, तो उनके बीच में जो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, इसे आप क्या नाम देंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म। दिस इज टर्म्ड एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमारे किडनीज के अंदर, मतलब कि हमारे नेफ्रॉन में क्यों होता है, याद रखिएगा। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, लेकिन नेफ्रॉन में इनका होने का क्या मकसद है। इसका मेन मकसद होता है नेफ्रॉन के अंदर टू कंसनट्रेट द यूरिन। नंबर 1, टू कंसनट्रेट द यूरिन। एक तो ये कंसनट्रेट करना यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए ये प्रोसेस होता है। और जो दूसरा होता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मतलब कि ये प्रोसेस क्यों होता है, दैट इज कंसंट्रेशन करना, यूरिन को कंसंट्रेट करना, एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को कंजर्व करने के लिए, एंड टू कंसंट्रेट द यूरिन, ये प्रोसेस होता है, दैट इज टर्म्ड एज द काउंटर करंट मैकेनिज्म। लेकिन ये कब होगा, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो फ्लूइड्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो उनके बीच में मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपके बुक के अंदर भी यही बताया गया है और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे समझना है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसके दो जो है ना वो इकसाम होते हैं, इंसान के नेफ्रॉन के अंदर या उसकी किडनी के अंदर। तो हमने ये दोनों टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज़ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर याद रखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म जो कि हमने पढ़ना है। एक काउंटर करंट मैकेनिज्म को कहा जाता है दैट इज काउंटर, समझिएगा कॉन्सेप्ट, एक को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक को कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। और जो दूसरा होता है दैट इज टर्म्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज, याद रखिएगा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म विच आर अकरिंग इन ह्यूमंस किडनी। हमारी किडनी के अंदर ये दो काउंटर करंट मल्टीप्लायर और काउंटर करंट एक्सचेंज के मैकेनिज्म होते हैं। आगे समझाता हूँ। काउंटर करंट मैकेनिज्म का जो फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जल्दी से आपको समझा देता हूँ इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है, और फिर मैं आपको बताता हूँ अबाउट द काउंटर करंट एक्सचेंज। ये दोनों नेफ्रॉन के अंदर होते हैं,
लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। दोनों काउंटर करंट मैकेनिज्म, मतलब कि इनमें जो फ्लूइड होगा उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैक्सिमम एक्सचेंज होगी, लेकिन ये है कि दोनों का फंक्शन या दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। मल्टीप्लायर का अलग है और एक्सचेंज वाला जो काउंटर करंट है वो मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो इन दोनों को हमने समझना है। देखें, हमारी बॉडी में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं यूरिनरी सिस्टम के, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन दैट इज़ किडनी। और हमें पता है, मैंने ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि किडनी के अंदर आपको दो रीजन मिलेंगे। आप इंटरनली देखेंगे तो आउटर जो रीजन होता है किडनी का, दैट आउटर रीजन इज टर्म्ड एज कॉर्टेक्स। ये वाला जो रीजन होता है बाहर की तरफ, इसे आप नाम देंगे कॉर्टेक्स का। कौन सा कॉर्टेक्स? रेनल कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है रेनल मेडुला, ऐसे ना। और इन्हीं कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे नेफ्रॉन मिलेंगे। एक किडनी के अंदर मिलियंस नेफ्रॉन हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। बहुत सारे आपको ऐसे नेफ्रॉन मिलेंगे। और नेफ्रॉन का भी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप नेफ्रॉन को बाहर निकालेंगे तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया दैट इज़ द बाउमेन्स कैप्सूल, ऐसे ना। और फिर आप कहेंगे सर बाउमेन कैप्सूल के बाद आपने बताया था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद मैंने बताया था कि भाई ये लूप ऑफ एनल है। लूप ऑफ एनल का ये वाला जो हमेशा कहते हैं डक्ट है, इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, और ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है तो अगेन असेंडिंग लिम्ब। अगेन एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है जिसका नाम होता है डिस्टाल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर लास्ट में आता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये जाके एंड होता है, दैट इज टर्म्ड द कलेक्टिंग डक्ट। बताया था मैंने नेफ्रॉन। सो क्या हो गया, ये हो गया बाउमेन्स कैप्सूल। This one is the proximal convoluted tubule and this is the loop of Henle। loop of Henle ये नीचे की तरफ आ रहा है तो descending limb, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ascending limb। ये हो गया distal convoluted tubule and this one is the collecting duct। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है मैंने आपको इसके बारे में। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है काउंटर करंट मल्टीप्लायर को समझने के लिए, दैट इज टर्म्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। याद रखिएगा। अगर हम लूप ऑफ एनल की लिम्ब्स की बात करें, सो देयर आर टू लिम्ब्स विच आर प्रेजेंट इन अवर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर कितनी लिम्ब्स आपको नजर आएंगे? एक होती है दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब। याद रखिएगा, एक लिम्ब को हम नाम देते हैं दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, और एक लिम्ब को नाम देते हैं दैट इज टर्म्ड एज असेंडिंग लिम्ब। सो यू विल फाइंड टू लिम्ब्स, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है दैट इज परमिएबल टू, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इट इज परमिएबल, इट इज परमिएबल टू, इट इज परमिएबल टू व्हाट? परमिएबल टू H2O। और H2O का मतलब क्या होता है? पानी। मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब से सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ बाहर आ सकती है? मेडुला के अंदर। अच्छा, ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा? ये मेडुला होगा, क्योंकि ये जो हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है। कौन से लिम्ब से? दैट इज़ द डिसेंडिंग लिम्ब में से। तो इसी वजह से डिसेंडिंग लिम्ब को कहा जाता है दैट इज़ परमिएबल टू वाटर। ठीक है। इसी जगह पे अगर आप असेंडिंग लिम्ब की बात करते तो पता है असेंडिंग लिम्ब क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू, असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू दैट इज द सोल्यूट्स। अब यहाँ पे कौन से सोल्यूट्स है? इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब कि सोडियम है एंड क्लोराइड है एंड पोटेशियम आयंस जो हैं, ये वाले जो आयंस हैं इनके लिए परमिएबल होता है दैट इज़ द असेंडिंग लिम्ब। मतलब कि असेंडिंग लिम्ब में से बाहर क्या निकल सकता है? असेंडिंग लिम्ब में से पानी नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? सोडियम निकलेगा। असेंडिंग लिम्ब में से क्लोराइड निकलेगा एंड असेंडिंग लिम्ब में निकलेंगे पोटेशियम। याद रखिएगा। तो ये दो लिम्ब्स याद रखनी है जो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर में काम करती हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब जो कि परमिएबल होती है पानी के, और असेंडिंग लिम्ब जो होता है दैट इज परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयंस। याद रखिएगा, वाटर जो होता है वो और इन सॉल्यूट के बीच में आप अगर देखेंगे तो कंसंट्रेशन और इनका फ्लो, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की तरफ जाएगा। आप डिसेंडिंग लिम्ब को देख लें तो फ्लूइड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, आप असेंडिंग लिम्ब को देखेंगे तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है फ्लो। तो ये फ्लो क्या हो गया? अपोजिट हो गया, तो क्या कहेंगे? काउंटर करंट। और कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है तो इसे कहा जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये समझाता हूँ मैं कैसे होता है। सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट के भाई डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का ये कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने। देखिए यहाँ पे दोबारा आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास दो लिम्ब्स बनाते हैं हम, ठीक है। एक लिम्ब हो गई ये और दूसरी लिम्ब हो गई ये, सही है। ये जो लिम्ब है दैट लिम्ब इज टर्म्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो लिम्ब बना रहा हूँ मैं नेफ्रॉन की दैट विल बी टर्म्ड एज असेंडिंग लिम्ब। ऐसे ही
यही कॉन्सेप्ट है। दोबारा बता रहा हूँ मैं इन लिम्ब्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन। सो दीज आर द 2 लिम्ब्स, ठीक है। इस लिम्ब का नाम है दैट इज़ दी डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। और इसका नाम है असेंडिंग लिम्ब। क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ फ्लूइड लेके आ रहा है और इसका फ्लूइड जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से कौन सा स्ट्रक्चर होगा, मैंने ऑलरेडी आपको नेफ्रॉन समझाया होगा तो आपको पता होगा। तो जैसे ही फ्लूइड यहाँ से आएगा, समझिएगा कॉन्सेप्ट, जैसे ही फ्लूइड यहाँ से आएगा तो ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये वाला जो डक्ट है दैट इज़ फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, वहाँ से आ रहा है ये जो फिल्ट्रेट है। वो जब नीचे की तरफ आएगा तो नीचे आते ही आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंड का मतलब ये वाली, तो ये किस चीज़ के लिए परमिएबल होती है, तो आप कहेंगे सर ये पानी के लिए परमिएबल होती है। तो जितना भी पानी है वो सारा का सारा आ जाएगा मेडुला के अंदर। याद रखिएगा, जितना भी पानी होगा दैट ऑल विल बी इनसाइड द मेडुला, वो मेडुला के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। सही हो गया। सो दैट इज़ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना भी पानी है वो पूरा का पूरा क्योंकि बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिम्ब है दैट लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। सही है। उसके बाद ये जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से गुजरेगा, लूप ऑफ हैंडल वाला ये टर्न जो होगा, एंड देन इट विल बी गोइंग अपवर्ड। और जैसे ही अपवर्ड जाएगा तो आपको पता है ये जो हमारे पास लिम्ब होता है दैट लिम्ब इज़ परमिएबल टू सोल्यूट्स। और सोल्यूट्स का मतलब इसमें जो भी सोडियम होगा, याद रखिएगा आपके बुक में बताया गया है, एक सोडियम बाहर जाएगा और एक पोटेशियम बाहर जाएगा, उसी सेम जगह पे 2 क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे। याद रखिएगा 2 क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो क्लोराइड आयन 2 जाएंगे और एक सोडियम और एक जो है ना वो पोटेशियम जाएगा। आपके बुक में ये बताया गया है, समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे ये इनकी जो बाहर की तरफ इनकी सीक्रेशन होती है वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कौन सी ट्रांसपोर्ट होती है, याद रखिएगा, दिस इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, दैट इज़ यू हैव टू यूज़ द एनर्जी। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सोडियम जो होता है, जितना भी होता है सोडियम और पोटेशियम, वो सारे के सारे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कहाँ पे बाहर आ जाते हैं, इनटू द मेडुलरी रीजन। क्लोराइड बाहर आ जाते हैं ऐसे, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है बाहर। एंड हमेशा कह सकते हैं कि ये जो बाहर आ रहे हैं इनका एक मकसद है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये जो लिम्ब है, जैसे आप कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब दैट इज़ परमिएबल टू वाटर, और जो असेंडिंग लिम्ब होती है दैट इज़ परमिएबल टू सोल्यूट्स। तो ऐसे सोल्यूट्स बाहर निकल जाएंगे और वाटर भी बाहर निकल जाएगा, और फिर यहाँ से जो सॉल्यूशन होगी दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जाके कहाँ पे एंड होगा, दैट इज़ द कलेक्टिंग डक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको नेफ्रॉन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सिंपली क्या होता है, ये जितना भी सोडियम बाहर निकला है, ये इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही फ्लूइड आगे मूव करता जाएगा तो ये जो जितने भी आयन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इस मेडुला के अंदर। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बाहर सीक्रेट होते जाएंगे, इसी वजह से इसका नाम है मल्टीप्लायर। तो ये देखें आप, दो अलग अलग जो है ना वो कंसंट्रेशन के फ्लूइड है जो कि मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप, काउंटर करंट। और इसकी कंसंट्रेशन हर लगातार जो है ना बढ़ती जा रही है, तो आप क्या नाम देंगे, आप इसका नाम देंगे मल्टीप्लायर। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये जितना भी सोडियम और क्लोराइड वगैरह है, दैट सोडियम और क्लोराइड विल बी मूविंग टूवर्ड्स द लिम्ब, दैट लिम्ब इज टर्म्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब। ये मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में पूरी कंसंट्रेशन आ जाएगी, और जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये अंदर की तरफ यहाँ पे जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइपर टॉनिक हो जाएगी। तो इसी वजह से तो वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लूइड है अंदर की तरफ नेफ्रॉन के डिसेंडिंग लिम्ब में, वो बाहर के मेडुला के हिसाब से जो है ना वो हाइपोटोनिक है, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। तभी तो वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर। वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपो टू हाइपर, मैंने बताया हुआ एक लेक्चर के अंदर। तो इसी वजह से वाटर जितना भी होगा वो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ दिस मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। याद रखिएगा, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहलाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है वो ऐसे नहीं हो रही, क्या लग रहा है बस ऊपर से सोल्यूशन आ रही है और वाटर के लिए ये लिम्ब जो है वो परमिएबल हो गया। कोई ना कोई तो इन्फ्लुएंस करता है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है हार्मोन का नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो ADH होता है वो इन लिम्ब्स को क्या करता है, परमिएबल बनाता है वाटर की एब्जॉर्प्शन करने के लिए। और सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन या सोडियम क्लोराइड को इस फिल्ट्रेट में से बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन यूज होता है दैट इज टर्म्ड एज अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन कहाँ से आता है, अल्डोस्टेरोन आता है एड्रेनल ग्लैंड में से, और ADH कहाँ से आता है, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड, इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ तक आपने याद रखना है कि जो ADH और अल्डोस्टेरोन होते हैं ये हेल्प करते हैं वाटर की और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करने में, या क्लोराइड की इनकी रीएब्जॉर्प्शन करने में ये हेल्प करते हैं।
सो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अबाउट द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया। अभी ये जो फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा वो फ्लूइड की डीसीटी जो होगा, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबल, वहाँ पे इसकी मेंटेनेंस होगी और फिर ये बाहर निकल जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में से इनटू द पेल्विस, और पेल्विस में फिर यूरेटर, और यूरेटर से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है दैट इज टर्म्ड एज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। देखिए ये तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन आपको बता दिया, कौन सी लिम्ब में से कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी की बेसिस पे आपको बताता हूँ मैं अबाउट द एक्सचेंज नहीं, बल्कि ये जो बाहर निकल रहे हैं केमिकल्स वो कैसे निकल रहे हैं और वो ऑस्मोलरिटी पे क्या अफेक्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको समझा देता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोलरिटी क्या है, ठीक है। ऑस्मोलरिटी कहा जाता है ऑस्मोलरिटी किसको कहा जाता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द फ्लूइड्स। ऑस्मोलरिटी वर्ड का सिंपल मतलब होता है दैट इज़ दी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन फ्लूइड्स। सॉल्यूट्स का फ्लूइड में जो कंसंट्रेशन होता है उसे ऑस्मोलरिटी कहा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑस्मोलरिटी को मेजर किया जाता है, याद रखिएगा। ऑस्मोलरिटी को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ मिली ऑस्मोल पर लीटर। या तो मिली ऑस्मोल पर लीटर यूज़ करेंगे या तो हम यूज़ करेंगे जस्ट ओनली ऑस्मोल पर लीटर और जस्ट ओनली ऑस्मोल पर लीटर। ये इसका यूनिट होता है, मिली ऑस्मोल और ऑस्मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है ऑस्मोलरिटी का, जो हम नेफ्रॉन के अंदर बात करते हैं। सही हो गया। अभी देखें यहाँ पे सिंपली दोबारा मैं आपको नेफ्रॉन बना के यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये नेफ्रॉन के दो लिम्ब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखें एक लिम्ब नेफ्रॉन का कौन सा होगा, आप कहेंगे सर एक लिम्ब होता है दैट इज़ दी डिसेंडिंग, और एक लिम्ब को नाम दिया जाता है दैट इज़ दी असेंडिंग लिम्ब। क्लियर है ना आपके कॉन्सेप्ट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब और एक है असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ऐसे दो लिम्ब होते हैं, सही है। और इन लिम्ब के अंदर मूवमेंट होती है, फ्लो होता है फ्लूइड, ऐसे ही अब समझिएगा। यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो फ्लूइड आएगा वो जो फ्लूइड होगा दैट लिम्ब इज टर्म्ड एज, इस लिम्ब को आपका नाम क्या, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। ऊपर की तरफ ये जो फ्लूइड जाएगा दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल में जाएगी, और ये कहाँ से आ रही है, फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, ऐसे ना। तो सिंपली जैसे ही प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल में से जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 300, दैट इज दी ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा ये यूनिट, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये इसका क्या होता है, ऑस्मोलरिटी होती है। आपको पता है जैसे ही नीचे आएगा ये फ्लूइड तो क्या होता है, इस फ्लूइड के अंदर वाटर क्या हो जाता है, वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाता है, तो वाटर रिएब्सॉर्ब होने की वजह से जो ऑस्मोलरिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑस्मोलरिटी क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पानी क्या हो गया, पानी रिएब्सॉर्ब हो रहा है। तो जैसे ही पानी रिएब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। कितनी ऑस्मोलरिटी होगी, 400 हो गई। और फिर आगे भी वाटर जो है वो रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और वाटर रिएब्सॉर्ब हो जाएगा तो अभी इस फ्लूइड जो अंदर यहाँ पे मौजूद है उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो गई, अभी उसकी ऑस्मोलरिटी हो जाएगी 500, सही ना। आगे जाएगा ऐसे फिर हो जाएगी 600, 700, 800, 900, और लास्ट में ये फ्लूइड जो होगा, वाटर जो होगा वो रिएब्सॉर्ब होता जाएगा, और लास्ट में जाके इस जगह पे जो ऑस्मोलरिटी हो जाएगी वो कितनी होगी, 1200। मतलब कि जितना भी पानी था वो सब का सब क्या हो गया, रिएब्सॉर्ब हो गया। पता है कितना परसेंट रिएब्सॉर्ब हो जाता है, 95% जो वाटर होता है ना वो मेडुला के अंदर रिएब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट। फिर यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, सही हो गया। और फिर जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, और आपको पता है ऊपर की तरफ क्या है, सोडियम और क्लोराइड और पोटेशियम बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ से देखिए सोडियम बाहर निकल रहा है, क्लोराइड बाहर निकल रहा है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी अभी दोबारा चेंज होना शुरू हो जाएगी। 1200 से हो गई इसकी सपोज 1000, ठीक है। 1000 और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेंगे, देखिए सोडियम बाहर निकल रहा है, क्लोराइड बाहर निकल, तो 1000 से हो गए 900। ऐसे ऊपर जाते 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 दोबारा जैसे ही एंड पॉइंट पे पहुंचेगी तो कितनी हो जाएगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
अब आप गौर से देखें तो इसकी ऑस्मोलरिटी हो रही है चेंज, लगातार बार बार इसकी ऑस्मोलरिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लूइड जो है इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो रही है दोनों लिम्स के अंदर, और इनकी अमाउंट भी डिफरेंट हो रही है, इनकी ऑस्मोलरिटी भी डिफरेंट हो रही है। दैट इज टर्म्ड द काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये बार बार जैसे यहाँ से जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होते जाएंगे मेडुला के अंदर। नाउ दैट इज टर्म्ड एज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। देखें ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम ये समझ में आता ही नहीं कि सर ये आपने बता तो दिया लेकिन है पता नहीं क्या कि ये आप ऑस्मोलरिटी की बात कर रहे हैं, ऑस्मोल्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ ये वाला। देखें ऑस्मोलरिटी को समझते हैं और ये ऑस्मोल्स वगैरह जो भी मैंने आपको समझाया वो देख लेते हैं एक मरतबा। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है, इसलिए मुझे डीप जाके पढ़ाना पड़ता है भाई। आप अपने कॉन्सेप्ट बराए मेहरबानी क्लियर किया करें, ठीक है। मुझसे जितना होगा मैं उतना डीप जाके पढ़ाऊँगा। मुझे फ़िक्र नहीं होती कि वीडियो लंबी हो रही है या शॉर्ट हो रही है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। सही है। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस है, ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, समझेगा कॉन्सेप्ट। इस बॉक्स के अंदर आपने क्या किया, 50 ग्राम ले लिया आपने सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट ले लिया, शुगर ले लिया सपोज 50 ग्राम, और जो वाटर आपने लिया दैट इज़ दी 500 मिलीलीटर, ठीक है, 500 मिलीलीटर। इस जगह पे भी आपने क्या किया, सेम कंसंट्रेशन में 50 ग्राम आपने क्या लिया, सोल्यूट, सोल्यूट मतलब कि शुगर हो गया सपोज, और 500 मिलीलीटर आपने क्या ले लिया, दैट इज़ द वाटर, सॉल्वेंट के तौर पे। सही है। अब दोनों की ऑस्मोलरिटी मालूम करते हैं। आपको पता है इन सॉल्यूशन में इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी दैट, मैं ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसकी ऑस्मोलरिटी होगी दैट इज़ दी 4, मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली जो होगी दैट इज़ द 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर, सपोज 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है। और इसकी भी कितनी होगी भाई, सेम होगी, दोनों की जो हमेशा कह सकते हैं कि ऑस्मोलरिटी होगी सेम होगी, 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर, उसकी भी होगी 4 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऐसे ही ना। लेकिन सपोज मैंने क्या किया, इसके अंदर वाटर को और ज़्यादा ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब कि 200 मिलीलीटर और ज़्यादा वाटर मैंने ऐड कर दिया, एडिशनल, मैं यहाँ पे एडी लिख रहा हूँ, मतलब कि एडिशनल वाटर ऐड कर दिया। तो अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसकी ऑस्मोलरिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। जैसे ही मैंने 200 और मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, मतलब कि इसका जो हमेशा कह सकते हैं कि सॉल्वेंट है वो 700 कर दिया मैंने, और 50 ग्राम सोल्यूट लिया और 700 मिलीलीटर इसका सॉल्वेंट हो गया। तो पता है इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी ना, पानी ज़्यादा आने से हो जाएगी डिक्रीज, मतलब कि 4 में से पता है कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगी। सपोज कितनी हो गई, 2 हो गई। और ज़्यादा वाटर ऐड करूंगा तो इसकी ऑस्मोलरिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ऑस्मोलरिटी क्या होती है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द फ्लूइड, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता एज कंपेयर टू सॉल्वेंट रिड्यूस होती जाएगी, जिसकी वजह से ऑस्मोलरिटी भी कम होती जाएगी। इसी सेम पोजीशन पे अगर मैं ऐसा करूं कि 200 मिलीलीटर वाटर को मैं रिमूव कर दूं, मैं 200 मिलीलीटर वाटर को रिमूव कर दूं, मतलब कि रिमेनिंग बाकी कितना बचेगा, यहाँ पे 300 मिलीलीटर बचेगा। 300 मिलीलीटर की अगर मैं ऑस्मोलरिटी चेक करूंगा ना, तो पता है ऑस्मोलरिटी कितनी होगी इसकी ऑस्मोलरिटी हो जाएगी 6 मिली ऑस्मोल पर लीटर। मतलब कि जब मैं वाटर को रिमूव किया तो इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वाटर को जब ऐड कर रहा हूँ तो ऑस्मोलरिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऑस्मोलरिटी डिपेंड करती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट कितना मौजूद है उसके बेसिस पे। समझ में आ गया कि ऑस्मोलरिटी कैसे वर्क कर रही है। सो दैट इज अबाउट द ऑस्मोलरिटी, और यही मैकेनिज्म आपने याद रखने। यही तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है कि जब पानी ज़्यादा होता है तो ऑस्मोलरिटी 300 है, लेकिन पानी जैसे ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, मतलब कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस लिम्ब में बढ़ रही है। 400 हो गई, 500 हो गई, 900, लास्ट में 12 हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा 95% पानी रीएब्जॉर्ब हो गया मेडुला के अंदर। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा तो सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल रहे हैं, मतलब कि सॉल्यूट बाहर निकल रहे हैं, तो सॉल्यूट बाहर निकल रहे हैं तो एज कम्पेयर टू दिस वन, तो दोबारा जो इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब कि 1200 में से देन 1000 हो गई, देन 900 हो गई, क्योंकि सॉल्यूट बाहर जा रहे हैं। सॉल्यूट के बेसिस पे आप ऑस्मोलरिटी की बात करते हैं, देन आस्ते आस्ते दोबारा कितनी होगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो दैट इज द वी कैन से काउंटर करंट मल्टीप्लायर ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोलरिटी। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना आपको काउंटर करंट एक्सचेंज, उसके लिए ये आपको काम आएगा। काउंटर करंट एक्सचेंज में ये मैकेनिज्म आपको काम आएगा, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आई गेस समझ में आया होगा। और हम पढ़ते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज को, फिर बुक में जो भी मैकेनिज्म है वो रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज का मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखिए काउंटर करंट वर्ड आपको बता रहा है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में 2 फ्लूइड होंगे जो मूव कर रहे होंगे और मैक्सिमम एक्सचेंज होगी वहाँ पे। मल्टीप्लायर का मतलब कि वो ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड बाहर सीक्रेट आउट हो रहे थे उस लिम्ब में से,
और यहाँ पे काउंटर करंट एक्सचेंज का मतलब होता है मटेरियल्स की आपस में एक्सचेंज होगी लिम्ब्स के अंदर। सो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको नेफ्रॉन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और नेफ्रॉन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ देयर लिम्ब्स। याद रखिएगा, जितनी बड़ी ये लूप ऑफ एनल होगी ना, उतना ज़्यादा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, दैट विल बी रीएब्जॉर्ब्ड। जितना ज़्यादा ये लिम्ब होगा उतना ज़्यादा यूरिन कंसनट्रेटेड होगा और उतना ज़्यादा जो वाटर होगा वो वापसी हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई ये लूप ऑफ हेनल है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले का ये वाला जो लिम्ब है दैट इज टर्म्ड एज द, नीचे की तरफ आता है तो आप क्या नाम देंगे, दैट इज टर्म्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब। ऐसे ना मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज डी एल का मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिसेंडिंग लिम्ब, और ये फिर यहाँ से टर्न करके ऊपर की तरफ फ्लूट जाएगा तो इसका नाम मैंने लिख दिया ए एल का मतलब होता है असेंडिंग लिम्ब, और ऑलरेडी बताया हुआ है। और इन्हीं लिम्ब्स के इर्द गिर्द आपको ब्लड की कैपिलरीज मिलेंगी। इन्हीं लिम्ब्स के इर्द गिर्द आपको क्या मिलेगा, ब्लड की कैपिलरीज मिलेंगी ना भाई। देखिए लिम्ब्स के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, याद रखिएगा, जो ब्लड की कैपिलरीज यहाँ पे आपको मिलेंगी वो ब्लड की कैपिलरीज दो टाइप की होंगी। एक ब्लड की कैपिलरीज को कहा जाता है वासा रेक्टा, लिम्ब के इर्द गिर्द आपको वासा रेक्टा मिलेगा, और थोड़ा सा इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज भी मिलेंगी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज भी मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है नेफ्रॉन और इन कैपिलरीज के बीच में, ऐसे ही ना। ये जो ब्लड की पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज है या वासा रेक्टा के बीच में, और नेफ्रॉन की असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच में एक्सचेंज होगा, ऐसे ना। मैं वासा रेक्टा बना रहा हूँ, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं बना रहा, मैं सिर्फ वासा रेक्टा बना रहा हूँ। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था जो वासा रेक्टा होता है दैट इज पैरेलल टू लिम्ब्स, इस लिम्ब्स के बिल्कुल पैरेलल होते हैं ऐसे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा ऐसे मूव करता है, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड होता है, ठीक है, समझिएगा। सो दीज आर द वासा रेक्टा। और आपको मैंने बताया हुआ है वासा रेक्टा के अंदर क्या मूव करता है, दैट इज़ द ब्लड। और ये जो ग्रीन ब्लू कलर में मैंने बनाया दैट ब्लू कलर के अंदर क्या मूव करता है, दैट इज़ द फ्लूइड, जो कि यूरिन बनता है आगे जाके। इनकी मूवमेंट अपोजिट है, देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ ब्लड आएगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्लड ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, और मूव करने के बाद अगेन इट विल बी गोइंग अपवर्ड और अपवर्ड एंड देन इट विल बी मूविंग द आउटवर्ड। अभी गौर से देखें तो डिसेंडिंग लिम्ब असेंडिंग लिम्ब इनके अंदर जो नेफ्रॉन की होती है ऐसे ही यहाँ पे फ्लूइड मूव कर रहा है, तो इसी वजह से ये जो लिम्ब होती है नीचे की तरफ डायरेक्शन है फ्लो की, तो इसे कहा जाता है दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। याद रखिएगा, इसे वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। और ये वाली जो लिम्ब होती है ऊपर की तरफ, दिस लिम्ब इज टर्म्ड एज दी असेंडिंग, समझिएगा कॉन्सेप्ट, दिस इज टर्म्ड एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा की दो लिम्ब आपको मिलेंगी, वही जो आपको नेफ्रॉन के अंदर मिल रही है, ऐसे ही हम दो लिम्ब बनाएंगे। ये जो लिम्ब होती है दैट इज द वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब कहलाएगी, और ये वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब कहलाएगी, और इनके बीच में होगी, हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्सचेंज, दैट इज टर्म्ड एज दी काउंटर करंट एक्सचेंज। अभी देखिए मुझे ये बताएं, डिसेंडिंग लिम्ब और इन दोनों को हम देखते हैं। पहले असेंडिंग लिम्ब को देखते हैं। असेंडिंग लिम्ब में से क्या बाहर निकला, आप कहेंगे सर सोडियम निकला, उसके साथ क्लोराइड निकला, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। तो वो जो सोडियम और क्लोराइड निकला है वो पता है कहाँ चला जाएगा, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू असेंडिंग लिम्ब, वो असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी सोडियम होगा दैट इज एंड क्लोराइड वो असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो लिम्ब का जो सीक्रेशन है, मतलब कि ये जो ब्लड है जिसके अंदर सोडियम और क्लोराइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ चुकी है, वो जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम है वो दोबारा बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। और क्लोराइड जो होगा वो कहाँ पे बाहर निकलेगा, मेडुला के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा इनटू द मेडुला, इट विल बी मूविंग इनटू द मेडुला, ऐसे सोडियम वगैरह मेडुला में बाहर निकल जाएगा। और मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास मौजूद है डिसेंडिंग लिम्ब, वहाँ से क्या बाहर निकला, तो आप कहेंगे सर यहाँ से वाटर बाहर निकला, तो वाटर बाहर निकला तो कॉमन सेंस से वो वाटर आ जाएगा इनटू द असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वासा रेक्टा की, वो सोल्यूड को लेके जाती है और यहाँ पे आके सोल्यूड को दोबारा सीक्रेट कर देती है, याद रखिएगा। और जब सोल्यूड को सीक्रेट करेगी तो उसी वक्त पे ये किसको एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को। तो इसी वजह से हमारा 95% वाटर एब्जॉर्ब हो
हो जाता है। और मेडुला के अंदर सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमेशा ही मेंटेन रहती है, क्योंकि ये जो लिम्स हैं वो इनको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि भाई यहाँ पे जो वाटर बाहर निकलेगा वो वाटर भी ये कैरी करके लेके जाएंगे, लेकिन ब्लड ऊपर से आ रहा है ना, फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब टू असेंडिंग लिम्ब, तो डिसेंडिंग लिम्ब में वो सोडियम और क्लोराइड को एब्जॉर्व करेगा, एंड देन असेंडिंग लिम्ब में सोडियम और क्लोराइड को सीक्रेट करेगा, और वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद अभी ये कैपिलरी कहाँ जाएंगी, मुझे ये बताएं। वासा रेक्टा की कैपिलरी जाएगी वीन्यूल में, और वीन्यूल कहाँ पे जाएंगी, वीन्स में, वीन्स इनटू वेना केवा, और वेना केवा हमारे दिल में। तो दोबारा जितना भी ब्लड होगा वो पानी को एब्जॉर्व करके दोबारा चला जाएगा हार्ट में, और पूरी बॉडी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। सो यही तो मकसद है यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाने का। जो मेन मकसद होता है वो इस लूप ऑफ एनल का होता है। जितना बड़ा लूप ऑफ एनल, इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, उतना ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना भाई आपका? देखें दोबारा समझा रहा हूँ, ये चीज़ दोबारा समझा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक लिम्ब यहाँ पे मौजूद है, ये जो मैं ब्लू कलर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक लिम्ब यहाँ पे मौजूद है, सही है। किसकी लिम्ब है ये? तो आप कहेंगे सर ये नेफ्रॉन की लिम्ब है, ठीक है। और एक नेफ्रॉन की लिम्ब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक नेफ्रॉन की लिम्ब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो ये दो लिम्ब हो गई। आप लोग मुझे बताएंगे कौन कौन सी लिम्ब बनाए। आप कहेंगे सर ये जो नीचे की तरफ फ्लूइड आ रहा है, सो दैट इज़ दी असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब बना दिया मैंने, ठीक है। और आप कहेंगे सर यहाँ से फ्लूइड ऊपर की तरफ जाएगा, और ये मैंने क्या बना दिया, आप कहेंगे सर ये आपने बना दिया असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब कहाँ से आ रहा है, आप मुझे ये बताएंगे। तो आप कहेंगे सर ये आ रहा है फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और असेंडिंग लिम्ब कहाँ पे जाएगा, एंड होगा दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बिल्कुल साइड में आपको क्या मिलेगा, दैट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे ना भाई। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो डिसेंडिंग लिम्ब में से क्या हो रहा है, क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। मतलब कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर ओवर एयर। और असेंडिंग लिम्ब जो होता है, दैट असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू व्हाट। तो आप कहेंगे सर ये परमिएबल होता है सोडियम के, ठीक है। सोडियम के साथ साथ किसके परमिएबल होता है, आप कहेंगे सर क्लोराइड। मतलब कि एक सोडियम और एक पोटेशियम निकलेगा, उस जगह पे कितने क्लोराइड निकलेंगे, 2 क्लोराइड निकलेंगे। बताया हुआ है ना मैंने आपको ये, सो आपके बुक में ही बताया गया। तो ये मैंने नेफ्रॉन का मैकेनिज्म बता दिया। ये क्या बता दिया मैंने, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। लेकिन इसी काउंटर करंट मल्टीप्लायर के साथ एक और मूव करता है, दैट इज द काउंटर करंट एक्सचेंज। और काउंटर करंट एक्सचेंज में कौन आ जाता है, दैट इज द लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा की ये जो लिम्ब होती है, दैट लिम्ब इज टर्म्ड एज द डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्लड को लेके आ रही है, तो ये कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यहाँ पे जो लिम्ब होगी वासा रेक्टा की, यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन के साथ में होगी, उस वासा रेक्टा के स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे, दैट इज असेंडिंग लिम्ब। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस से देखिएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा आई गेस। सो ये है, हमेशा कह सकते हैं कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। मतलब कि जिस जगह पे नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब होगी वहाँ पे वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब होगी, और जहाँ पे नेफ्रॉन की असेंडिंग लिम्ब होगी वहाँ पे वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब होगी। तो अभी जो भी सोल्यूट जो है वो एब्जॉर्ब बाहर की तरफ मेडुला में निकला, वो सारा का सारा सोल्यूट कहाँ पे चला जाएगा, उस सोल्यूट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट सोल्यूट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इस पूरे के पूरे सोल्यूट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल बी मूविंग ऐसे टर्न में आएगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। ये टर्न है ना भाई, यहाँ पे यही लूप ऑफ इनले, और लूप ऑफ इनले से फिर ये जाएगा इस तरफ अंदर की तरफ, ऐसे ना फ्लूइड मैंने बनाया नहीं लेकिन समझिएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्लोराइड की, तो वो सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। सोडियम भी बाहर निकलेगा, ठीक है, उसके साथ क्लोराइड भी बाहर निकलेगा, उसके साथ पोटेशियम भी बाहर निकलेगा। ये ऐसा क्यों होता है, ताकि मेडुला की कंसंट्रेशन जो है, उस मेडुला की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बरकरार रहे। तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, वापसी मेडुला के अंदर आ जाएंगे, और ये जो वाटर था वो वाटर आ जाएगा इनटू द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। इससे वाटर पूरा का पूरा इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 95% वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। और आपको पता है ये लिम्ब कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी वीन्स में, एंड वीन्स के बाद इनटू द वेना केवा एंड सो ऑन। तो ये एक्सचेंज हो रही है ना मटेरियल की, तो ये ब्लड और नेफ्रॉन के इस स्ट्रक्चर्स में ये एक्सचेंज हो रही है। तो इसे आप क्या नाम देंगे, दैट इज द काउंटर करंट एक्सचेंज। इसके अलावा आपको पता है ये जो DCT है, वो DCT जो होगा वो कहाँ पे जाके ओपन होगा, तो आप कहेंगे सर ये ओपन होगा इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, सही है, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें से भी क्या निकलेगा, यूरिन निकलेगा। तो ये जो यूरिन होगा वो यूरिया होगा, वो भी तो कंसंट्रेशन बनाएगा यहाँ पे मेडुला की। तो मेडुला की जो हाइपरटोनिक, याद रखिएगा मेडुला में कौन सी कंसंट्रेशन होती है, हाइपरटोनिक होती है।
तो वो हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन कौन बनाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, और साथ में कौन होता है? यूरिया। यूरिन के अंदर जो मौजूद होता है वो यूरिया की वजह से ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशन बनती है। ये मेडुला है पूरा का पूरा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ। सो दैट इज़ द काउंटर करंट एक्सचेंज, आपके बुक में भी बताया गया है। इससे 95% हमारा ब्लड जो होता है वो, सॉरी, हमारा जो वाटर होता है 95% वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। इसी वजह से याद रखिएगा, जब हमारे ब्लड में कमी हो जाती है पानी की तो हमारा जो यूरिन होता है वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड हो जाता है। क्यों कंसनट्रेटेड हो जाता है? क्योंकि पानी की ज़रूरत है ब्लड को, तो पूरा का पूरा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो सिर्फ सोल्यूट और थोड़ा सा पानी बाहर निकलता है। तो वो डिपेंड करता है यूरिन की कंसंट्रेशन किसके ऊपर? इस मैकेनिज्म के ऊपर। इसे कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज। इससे पहले मैंने आपको बताया था काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे दोनों चीज़ें, और फिर मैं बुक में से रीड करवाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको ऑस्मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था नेफ्रॉन के अंदर। चलो मैं आपको वासा रेक्टा के अंदर बताता हूँ ऑस्मोलरिटी वाला कॉन्सेप्ट। वासा रेक्टा के अंदर भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर कर देगा, ये जो ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोल्स पर लीटर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये मैंने नेफ्रॉन नहीं बनाया, ये मैंने क्या बनाया, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे तो आप कहेंगे सर ये आपने बनाया वासा रेक्टा। आई हैव ड्रॉन ओवर एयर द वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा की ये वाले जो लिम्ब है वो अंदर की तरफ से ब्लड लेके आएगी, तो आप इसका नाम देंगे दैट इज़ दी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और यहाँ से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप इसे कहेंगे दैट इज़ कि सर आपने ये बनाया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, सही है ना। तो वासा रेक्टा में क्या होता है, जैसे ही वासा रेक्टा में ब्लड नीचे की तरफ आता है तो पहले क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है आप बताएं। जैसे ब्लड नीचे की तरफ आएगा तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वासा रेक्टा की, उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है सोडियम, और सोडियम के साथ एब्जॉर्ब होता है क्लोराइड, क्लोराइड के साथ एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम, मतलब कि सॉल्यूट एब्जॉर्ब हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो वासा रेक्टा की ऑस्मोलरिटी होती है, याद रखिएगा, सपोज अगर वो 300 ऑस्मोल पर लीटर है तो नीचे आते आते इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 400, और फिर और ज़्यादा नीचे आते दैट विल बी 500, एंड देन आते आते दैट विल बी 600, एंड देन देर विल बी 700, 800, 900, और फिर दोबारा यहाँ पे 1200 हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूट इसमें ज़्यादा आ चुका है। क्या ज़्यादा आ चुका है? सोल्यूट ज़्यादा आ चुका है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी चेंज हो जाएगी। और फिर जैसे ही ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ आपको पता है मैकेनिज्म क्या होता है, ऊपर की तरफ मैकेनिज्म ये होता है कि सोडियम और क्लोराइड बाहर निकल जाते असेंडिंग लिम्ब से। सोडियम बाहर जाएगा, क्लोराइड बाहर जाएगा, और जो पोटेशियम होगा वो बाहर जाएगा, लेकिन साथ में अंदर क्या आएगा, एक तो ये क्लोराइड वगैरह बाहर जा रहा है और दूसरा अंदर की तरफ आ रहा है पानी। दूसरा अंदर की तरफ क्या आ रहा है? पानी आ रहा है असेंडिंग लिम्ब में। तो पानी आ रहा है असेंडिंग लिम्ब में, और ये जो असेंडिंग लिम्ब में पानी आएगा उसकी वजह से, और सोल्यूट बाहर निकल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इनकी जो ऑस्मोलरिटी होगी वो चेंज होगी। 1200 के बाद अगर सोडियम और क्लोराइड बाहर जा रहे हैं तो फिर हो जाएगी अगेन 1000, ठीक है। 1000 के बाद पानी ज़्यादा आ रहा है, पोटेशियम और क्लोराइड ये बाहर निकल रहे तो 900, फिर 700, 800, 700, फिर 600, देन 500, देन अगेन 400, एंड देन अगेन 300 होके ये बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए ऑस्मोलरिटी चेंज हो रही है किस बेसिस पे? एक्सचेंज की बेसिस पे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आपके बुक में यही समझाया गया है। तो ये दो मैकेनिज्म, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक्सचेंज, मैं आपको बुक में से रीड करवाता हूँ, एंड दैट इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यहाँ पे एंड होता है एंड सो ऑन। लेकिन बुक में जो बताया गया है काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसको देख लेते हैं। द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस intend to allow maximum exchange of molecules between two fluids of different concentration which are moving in opposite direction। दो फ्लूइड है जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और उनके बीच में एक्सचेंज जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, एंड दैट इज टर्म्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। लेक्चर में सब बताया, सब रीड करते हैं। दिस मैकेनिज्म involve loop of Henle and environment of medulla। In the medulla region of the kidney, the ascending limb of loop of Henle is permeable to sodium, potassium and chloride ions, while impermeable to water। वो वहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, कहाँ से? ascending limb of loop of Henle। The descending limb of loop of Henle is permeable to water। सही है। ascending limb cells have a specialized ionic co-transport protein। वो जो सोडियम और क्लोराइड आयंस बाहर निकलते हैं ना, वो को ट्रांसपोर्ट कुछ प्रोटीन होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। ईच अलो 1 सोडियम with 1 potassium and 2 chloride, hence allow a lot of ions to move out from the entire limb। When these ions are actively reabsorbed from the ascending limb and accumulated in medulla, it makes medular environment hypertonic। medulla का environment hypertonic क्यों होता है? इनकी ions की accumulation की वजह से। तो जो ionic को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं उनमें से एक सोडियम बाहर जाएगा, एक पोटेशियम जाएगा, और 2 क्लोराइड आयंस जाएंगे ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द पॉजिटिव environment in the medulla।
तो मेडुला का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है आयंस की वजह से। दिस मूवमेंट ऑफ आयंस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय स्टीरॉयड बेस्ड हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन, सीक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। आपको पता है एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारी जो किडनीज होती है उन किडनीज के ऊपर आपको एक ग्लैंड मिलेगा, उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड। से किडनी होती है ना, किडनी के ऊपर जो ऐसे हेड की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है एड्रेनल ग्लैंड। इसकी एड्रेनल कॉर्टेक्स में से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय एंटी डायरेटिक हार्मोन। वाटर की मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है, एडीएच हार्मोन करता है, सीक्रेट फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आगे बताऊंगा चैप्टर्स में इनके बारे में। अनदर कंपाउंड दैट इंक्रीज द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन इनर मेडुला इज यूरिया। और दूसरा कौन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, दैट इज यूरिया। इट एंटर्स इन द मेडुला फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एंड अलोंग विद अदर आयंस हेल्प्स इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इन सबका क्या मकसद है, हाइपोटोनिक जो कंडीशन मेडुला की है उनका मेन मकसद क्या होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। मैंने कहा था आपको क्यों कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। नाउ देयर इज अनदर काउंटर करंट मैकेनिज्म परफॉर्म्ड इन बिटवीन नेफ्रॉन ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा, उनके दरमियान भी होता है, उसे कहा जाता है काउंटर करंट एक्सचेंज। द लूप ऑफ हेनले इज सराउंडेड बाय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। वो लूप ऑफ हेनले के करीब भी होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से, कंटेनिंग ब्लड। दीज कैपिलरीज आर परमेबल टू बोथ वाटर एंड आयन, सो ड्यू टू हाई आयोनिक कंसंट्रेशन इन द इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम किसको कहा जाता है, मेडुला के उस इन्वायरमेंट को इंटरस्टिशियम कहा जाता है। वाटर इज डिफ्यूजिंग आउट एंड सोल्यूट डिफ्यूज इनसाइड द कैपिलरीज। अभी याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा इस लाइन के बारे में। अलोंग साइड द डिसेंडिंग लिम्ब। अभी डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, हम डिसेंडिंग लिम्ब किसकी बात कर रहे हैं, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। उसमें क्या होगा, वाटर वासा रेक्टा की जो डिसेंडिंग लिम्ब होगी उसमें वाटर रिएब्सॉर्ब होगा और सोल्यूट जो होगा वो सीक्रेट होगा मेडुला के अंदर, ऐसे ना। इफ दिस ब्लड इज कैरिड अवे इट डिस्ट्रॉय द मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये ब्लड चला जाएगा हमारे बॉडी में तो फिर ये कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा मेडुला के अंदर। तो मेडुला को कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बताया लेक्चर में क्या होता है, देयरफॉर टू काउंटरएक्ट दिस अफेक्ट द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अलोंग ऑफ द असेंडिंग लिम्ब रिलीज एक्स्ट्रा सोल्यूट व्हिच डिफ्यूज बैक इनटू द मेडुला, हेंस द मेंटेनिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो असेंडिंग लिम्ब होता है वासा रेक्टा का, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, याद रखेगा, ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। ये वासा रेक्टा की असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहा है। तो वासा रेक्टा की जो असेंडिंग लिम्ब होती है it releases the extra solute which diffuse back into the medulla, hence maintaining the concentration gradient inside medulla and making the blood more dilute। क्योंकि वाटर ज्यादा रिएब्सॉर्ब हो जाता है तो ब्लड डाइल्यूट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ग्रेडियंट इन वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंज। इसी को काउंटर करंट एक्सचेंज कहा जाता है। सो द वाटर इज सीक्रेटेड देन रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द सिस्टम। पहले वाटर क्या होगा, सीक्रेट होगा एंड देन रीअब्सॉर्ब होगा, सोल्यूट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड and then secreted into the medulla. Normally the blood flow in the is slower in peritubular capillaries or vasa recta to allow time for passive diffusion। ये भी आपने याद रखना है। देखें ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को समझने की कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो ये है हमारी किडनी और किडनी का ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर येलो कलर में दिया गया। देखिए ये बाउमन्स कैप्सूल है। ये ब्लड की जो एफरेंट आर्टरियल होगी वो अंदर की तरफ होगी, इफरेंट आर्टरियल बाहर की तरफ होगी, ठीक है। और फिर बीच में ग्लोमेरुलस। ये नेफ्रॉन का अगर आप देखेंगे प्रॉक्सिमल कर्नल ट्यूब्यूल है। ये जो पिंक कलर है इसका मतलब ये रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड के अंदर, और ये जो ब्लैक कलर जैसा नजर आ रहा है दैट मींस दैट इट इज अ सीक्रेशन। तो प्रॉक्सिमल कर्नल ट्यूब्यूल में ब्लड में से नेफ्रॉन में क्या चीज़ें आती है, सम ड्रग्स एंड पॉइजन्स, कुछ टॉक्सिन्स जो कि ये वाला स्टेप स्किप कर गए थे वो आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटोन आयंस आएंगे पीएच को मेंटेन करने के लिए। और बाकी ये वाली चीज़ें क्या होंगी, ये होंगी रीअब्सॉर्ब ब्लड के अंदर। न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो वापसी चले जाते हैं, ग्लूकोज अमीनो एसिड वगैरह, NaCl, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन। फिर नीचे की तरफ जो सोल्यूट आएगा उसमें से देखिए ये डिसेंडिंग लिम्ब है, उसमें वाटर रीअब्सॉर्ब होगा मेडुला के अंदर, और असेंडिंग लिम्ब में जो सोडियम क्लोराइड जो है ना रीअब्सॉर्ब होगा। और फिर यहाँ पे देखिए डिस्टल कर्नल ट्यूब्यूल में अगेन यही प्रोसेस हो रहा है कि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब कि सीक्रेशन होगी ब्लड में से, और ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, रीअब्जॉर्प्शन होगी। और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में देखिए सोडियम क्लोराइड भी बाहर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिया भी कंसंट्रेशन एंड वाटर की कंसंट्रेशन में रीअब्जॉर्ब हो रही है। ये यूरिन जो होता है वो रेनल पेल्विस में जाएगा, और पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा से ये बाहर निकल जाएगा। ये सारी चीज़ें भी आपको ईजी लग रही होंगी क्योंकि मैंने आपको सारे लेक्चर्स बताए यहाँ पे कौन से नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। आइए समझ में आया होगा।